नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सर पटेल रीडिंग क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट जो कंटेंट है उस पर बात करेंगे, जो अक्सर एग्जाम में भी आते हैं और पर्सनल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। अक्सर आप सुनते होंगे मनी बिल क्या होते हैं और फाइनेंस बिल क्या होते हैं। धन विधेयक, इसको हिंदी में धन विधेयक कहते हैं, फाइनेंस बिल को वित्त विधेयक कहते हैं। अब ये दोनों सुनने में पैसों से ही संबंधित इसमें जो कंटेंट है वो आ रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। इसको एग्जाम के दृष्टिकोण से कई बार परीक्षा में पूछा गया है, किस तरह से इस पे क्वेश्चन आते हैं उसको भी हम आपको बताएंगे। और दोनों में जो डिफरेंस है वो बिल्कुल ही मामूली होता है। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा फाइनेंस बिल है या निम्न में से कौन सा मनी बिल है, तो इसको कंपेयर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो दोनों के डिफरेंस को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और इसको कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में इसके विषय में क्या बताया गया, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो दोनों बिल को संवैधानिक दृष्टिकोण से भी बात करेंगे और गवर्नमेंट, सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, इस बिल को कब और किन परिस्थितियों में लाती है। सेशन जब भी ये सत्र चलता है, जैसे अभी आपने सुना होगा कि संसद का स्पेशल सेशन शुरू होने वाला है, विशेष सत्र शुरू होने वाला है। तो विशेष सत्र में या जो आपके नॉर्मल सेशन होते हैं, इसमें ये जो बिल लाए जाते हैं, इन बिल में क्या डिफरेंस होता है मनी बिल और फाइनेंस बिल में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मनी बिल और वित्त विधेयक के विषय में। पहले एक पॉइंट समझ ले, जितने भी धन विधेयक होते हैं, मनी बिल होते हैं, वो सभी फाइनेंस बिल होते हैं, वित्त विधेयक होते हैं। पहला पॉइंट क्या जानना है कि सभी मनी बिल क्या होते हैं, फाइनेंस बिल होते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन अब इसमें पॉइंट क्या है कि जितने भी वित्त विधेयक होते हैं, जो फाइनेंस बिल होते हैं, ये फाइनेंस बिल वित्त विधेयक मनी बिल नहीं होते हैं, धन विधेयक नहीं होते हैं। तो जितने भी धन विधेयक हैं, मनी बिल हैं, सभी फाइनेंस बिल हो सकते हैं, लेकिन सभी फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते। अब इसको हम लोग संवैधानिक दृष्टिकोण से बात किया जाए तो यहां पर देखिए, यहां पर भी पैसे की बात हो रही है, यहां पर भी पैसे की बात हो रही है। संवैधानिक दृष्टिकोण से बात किया जाए तो जो धन विधेयक है, मनी बिल, धन विधेयक को संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है और मनी बिल को संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है, तो इसको हम लोगों को जानना है। तो धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में बताया गया है और वित्त विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 117 में बताया गया। तो संवैधानिक दृष्टिकोण से तो ये आपकी चीजें हो गई, इसको याद भी कर सकते हैं। कई बार परीक्षाओं के क्वेश्चन भी हुआ है कि मनी बिल को संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल आपका होगा 110 और वित्त विधेयक को आपका अनुच्छेद 117 में बताया गया है। अब दोनों पर हम लोग अलग अलग बात करते हैं कि मनी बिल क्या है और फाइनेंस बिल क्या है। दोनों के विषय में हम लोग जानते हैं, फिर इनमें डिफरेंस क्या होता है उसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जिससे आपको सटीक पता चल जाए कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या अंतर होता है। जब भी ये सेशन जो आपका सेशन चालू हो रहा है या जो नॉर्मल सेशन चलता है, इसमें ये जो बिल लाया जाता है, इसका कारण क्या होता है और ये बिल कैसे लाया जाता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो ये आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। अब हम लोग इस पे अलग अलग बात करते हैं।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मनी बिल पर, धन विधेयक। धन विधेयक, मनी बिल आर्टिकल हम आपको बता चुके हैं कि आर्टिकल 110 में इसके विषय में बताया गया है। अब धन विधेयक होता क्या है? जैसे हमने बताया था पहले कि भारतीय संविधान में एक संचित निधि बताई गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड। संचित निधि को भी संविधान के 226 अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 226 में बताया गया है। इसी तरह हमने बताया था आपको आकस्मिक फंड, आकस्मिक फंड जिसको हम लोग कहते हैं आकस्मिक निधि भी कहते हैं। अब ये दोनों जो फंड है, संचित निधि हो या आकस्मिक फंड हो, इन दोनों से पैसा निकालना हो और निकाल करके इसमें से पैसे खर्च करने हो, इसमें पैसा जमा करना हो, ये दोनों किसमें आ जाएंगे? धन विधेयक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो धन विधेयक में सबसे पहली चीज क्या है? भारत सरकार के पास जो दोनों फंड है, संचित निधि इसमें पैसा जमा करने, आकस्मिक निधि में पैसा जमा करने, संचित निधि से पैसा निकालने और आकस्मिक निधि से पैसा निकालने के लिए जो बिल लाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मनी बिल कहेंगे। तो पहला पॉइंट समझ चुके हैं। मनी बिल के अंतर्गत जो दोनों आपके फंड हैं जो भारत सरकार के पास है, इसमें डिपॉजिट करने और इसको व्यय करने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए जो पैसे निकाले जाते हैं वो मनी बिल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है मनी बिल के, और क्या होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी टैक्स लगाती है, टैक्स चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, टैक्स के विषय में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। सरकार किस तरह के टैक्स लगाती है, कौन डायरेक्ट टैक्स होता है, कौन इनडायरेक्ट टैक्स होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, ये दोनों के विषय में बात करेंगे। कौन से ऐसे टैक्स होते हैं जिससे सबसे अधिक प्रॉफिट होती है सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? सरकार जितने भी टैक्स लगाती है वो सभी टैक्स क्या है? मनी बिल है। वो सभी टैक्स मनी बिल है। जब भी सरकार किसी भी, चाहे वो आपका किसी भी सेक्टर हो, उस सेक्टर पर अगर किसी भी तरह का टैक्स बढ़ाना चाहती है या कम करना चाहती है, दोनों के लिए जो संसद में जो बिल लाए जाएंगे वो सारे बिल क्या है? मनी बिल। तो नए टैक्स को लगाना या टैक्स में परिवर्तन कर देना, चेंज कर देना, उसमें सरकार कम भी करना चाहती है। कभी कभी जो पुराना जो टैक्स है उस टैक्स को समाप्त भी कर देना चाहती है। जो पहले से टैक्स लगाया जाता है उसमें अगर पब्लिक को उससे बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही है या उस टैक्स को लगाने से सरकार को कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो टैक्स को क्या करती है? क्लोज कर देती है, समाप्त भी कर सकती है। तो नए टैक्स को लगाना, उसमें परिवर्तन करना या उसको समाप्त कर देने के लिए जो बिल लाया जाता है वो भी आपका क्या होता है? मनी बिल होता है। तो मनी बिल ये आपका, अब इस पर जो मनी बिल है, ये मनी बिल लाया कहाँ पे जाता है? तो इसके लिए जो रूल है, तीसरा रूल क्या है? मनी बिल केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। आप जानते हैं 2 सदन है। जैसे आपका अभी सेशन शुरू हो रहा है, तो सेशन शुरू होगा कल से, तो कल से जो स्पेशल सेशन शुरू हो रहा है इसमें अगर सरकार को बिल लाना है, मनी बिल लाना है, तो मनी बिल 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो दोनों में से किसी सदन में नहीं लाएगी। इसके लिए रूल क्या है? ये केवल लोकसभा में ही लाया जाएगा। और लोकसभा में लाने से पहले राष्ट्रपति इस पे क्या करेंगे? अपनी सहमति देंगे, तभी ये मनी बिल लाया जाएगा। तो पहले तो लोकसभा में लाया जाएगा, दूसरे इसमें राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति से पहले इसमें सहमति लेना, राष्ट्रपति से सहमति लेना आवश्यक है। ये तीसरा रूल मनी बिल से संबंधित समझ गए। लोकसभा में ही लाया जाएगा, लोकसभा में लाने से पहले राष्ट्रपति से इस पर सहमति लेना आवश्यक है। चौथा रूल क्या है मनी बिल पर?
अब मान लीजिए कल से सेशन जो शुरू हो रहा है उसमें मनी बिल लाया गया, तो मनी बिल वो है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पे तो हमने आपको फाइनेंस बिल भी बता रहे हैं, तो दोनों में तो डिफरेंस है ना। तो कौन पता करेगा कि मनी बिल है कि नहीं है। तो चौथा रूल क्या है, मनी बिल की जांच कौन करेगा, इंक्वायरी कौन करता है, कौन बताएगा कि नहीं ये मनी बिल है या साधारण बिल है या फाइनेंस बिल है, कौन इसको बताएगा। तो चौथा रूल क्या है, मनी बिल की जांच कौन करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ये जैसे ही मनी बिल, मान लीजिए कि ये स्पेशल सेशन में शुरू होता है, कोई मनी बिल लाया जाता है, तो मनी बिल है कि नहीं इसके लिए रूल क्या है, इसकी जांच कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष पहले इसकी जांच कर लेंगे कि ये मनी बिल है कि नहीं, तब ये क्या होगा, लोकसभा में पेश किया जाएगा। अब देखिए यही चीजें यहां पर आपकी अलग हो जाएगी, जिसको हम आगे बताएंगे। पहले आप जो मनी बिल है इसको आप समझ लें, इससे संबंधित जो रूल है वो आप समझ लें। तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। अब इसको पास भी कराना होता है, दोनों सदन से पास कराना होता है। आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, बिल लाना बिल लाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बिल को पास कराना इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि दोनों सदन से जब पास होगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, तभी तो वो बिल कानून बनेगा ना। तो अब एक सदन है आपका राज्यसभा। अब ये मान लीजिए कि ये लोकसभा से पास हो गया मनी बिल, तो कहाँ पे जाएगा, राज्यसभा में। ये राज्यसभा में मनी बिल जाता है, यहाँ से भी पास कराना है। तो यहाँ पर मनी बिल के लिए रूल क्या बताया गया है कि राज्यसभा का यहाँ पे पावर नहीं है, राज्यसभा को ज्यादा यहाँ पर छूट नहीं दी गई है मनी बिल से संबंधित। तो राज्यसभा को कहा गया कि राज्यसभा इसको केवल 14 दिन तक, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मनी बिल को राज्यसभा कितने दिन तक अपने पास रख सकती है। तो राज्यसभा इसको केवल 14 दिन तक ही अपने पास रख सकती है। मनी बिल को राज्यसभा पास नहीं करना चाहती है। संविधान ने ये बता दिया कि आप नहीं पास करना चाहते हैं तो केवल 14 दिन तक ही आप रोक सकते हैं उसको, मनी बिल को। 14 दिन के बाद आपकी सहमति और असहमति से कोई मतलब नहीं होगा, मनी बिल पास हो जाएगा। तो राज्यसभा केवल 14 दिन तक ही मनी बिल को अपने पास रख सकती है, उसको रोकने का अधिकार है। उसके बाद अगर 14 दिन के बाद मनी बिल वो अपने आप पास हो जाता है, तो मनी बिल पर किसी भी तरह का जो पावर है वो राज्यसभा को वो 14 दिन तक ही है, 14 दिन तक ही अपने पास उसको रख सकती है विचार करने के लिए। राज्यसभा सहमत नहीं है फिर भी वो मनी बिल पास हो जाता है। दूसरी जो छठवां नियम ये है कि अब हमने आपको बताया भी था, एक प्रेसिडेंट चैप्टर जब हमने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसे पावर है जिसमें वो चाहें तो किसी बिल को वो उस पर अपनी सहमति दे भी सकते हैं और चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए मनी बिल के पास रूल क्या बनाया गया है। मनी बिल देखिए ये इतना इम्पॉर्टेंट, इतनी यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल क्यों बनाए गए हैं, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं पैसे से ही सेंट्रल गवर्नमेंट कल्याणकारी कार्यों को करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करती है, देश को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। अगर पैसे को पास कराने में सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाए तो देश चलाने में भी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जितने भी रूल हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो क्या किए गए हैं, इजी कर दिए गए हैं। देखिए राज्यसभा भी नहीं रोक सकती, 14 दिन में वो अपने आप पास हो जाएगा। अब यहाँ पे राष्ट्रपति के भी पावर कम किए गए हैं मनी बिल पर। यहाँ पे ये कहा गया है कि राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए इसको वापस नहीं भेज सकता है। अगर राष्ट्रपति के पास मनी बिल पास होकर के जाता है दोनों सदन से तो राष्ट्रपति इस पे देर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आप इसको फिर इस पे से विचार करके और हमें संशोधन करके वापस करिए, नहीं।
मनी बिल जैसे ही जाएगा राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे और वो मनी बिल पास होगा। तो राष्ट्रपति का जो पावर अन्य बिल में दिया गया है वो यहाँ पर लागू नहीं होता, मीन्स राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। तो ये मनी बिल से संबंधित जो आपकी चीजें हैं, मनी बिल होता क्या है, फाइनेंस बिल की ये हमने आपको बता दिया। दोनों में डिफरेंस क्या होता है जब हम आपको वित्त विधेयक बताएंगे, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर है एग्जाम्पल के माध्यम से। तो ये आप समझ चुके होंगे। मनी बिल, धन विधेयक होता क्या है, भारत सरकार के पास जो संचित निधि है, आकस्मिक फंड है, दोनों से पैसे निकालने जमा करने से संबंधित जो बिल आएगा वो आपका मनी बिल है। सरकार नया टैक्स लगाती है, परिवर्तन करती है, समाप्त करती है, वो भी मनी बिल है। मनी बिल को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ पर राष्ट्रपति से पहले सहमति लेकर के मनी बिल पेश किया जाता है। अगला नियम क्या है, मनी बिल की जांच कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी जांच करता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, चाहे तो आप पीछे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसकी जांच कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। मनी बिल को राज्यसभा कितने दिन अपने पास रख सकती है, 14 दिन तक ही रह सकती है। और मनी बिल कई बार परीक्षा में पूछा गया कि कौन से ऐसे बिल होते हैं जिस पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे, मनी बिल। धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं, उन पे साइन करना आवश्यक होता है। अब हम लोग बात करते हैं, एक हम लोग पढ़ चुके हैं मनी बिल, अब हम लोग बात कर लेते हैं फाइनेंस बिल क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है। हमने पहले बताया आपको कि मनी बिल आपका अनुच्छेद 110 और वित्त विधेयक। अब हम लोग बात कर लेते हैं वित्त विधेयक के विषय में। वित्त विधेयक 117 के में हमने बताया था आपको, वित्त विधेयक 117 में बताया गया है। अब वित्त विधेयक के संबंध में क्या क्या चीजें रूल बताए गए हैं उसको हम लोग बात करते हैं। पहला नियम यह है कि ये जो फाइनेंस बिल है, ये फाइनेंस जो बिल है वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए भी नियम यही है जो आपका मनी बिल में, ये भी क्या होगा, लोकसभा में ही ये प्रस्तुत किया जाएगा, ये भी लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। दूसरा नियम मनी बिल से चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, लोकसभा में प्रस्तुत तो किया जाएगा लेकिन कोई इसकी इंक्वायरी नहीं करेगा, कोई जांच नहीं करेगा। जैसे उसमें आपको बताया था कि लोकसभा में जब मनी बिल पेश होता है तो इसकी इंक्वायरी होती है कि ये मनी बिल है या नहीं है। तो वित्त विधेयक की इंक्वायरी नहीं की जाती है, जांच नहीं की जाती है। दूसरा डिफरेंस, इसकी जांच नहीं की जाती। फाइनेंस बिल है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, इसकी जांच नहीं की जाती है। ये पहला नियम दोनों में सेम है, दोनों क्या है, लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। ये भी देखिए, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जितने भी वित्त विधेयक होते हैं सभी क्या है, मनी बिल है। लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं। तो ये भी क्या है, एक तरह से मनी बिल ही है। इसमें इसीलिए देखिए पहला नियम तो यहां पे लागू होता है लेकिन ये पूर्ण रूप से मनी बिल नहीं है। क्यों नहीं है इसको आगे हम लोग बात करेंगे। दूसरा नियम आप समझ चुके हैं, इसकी इंक्वायरी जांच नहीं की जाती। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम यह है कि यहां पर जैसे आपने देखा कि राष्ट्रपति से सहमति लेना आवश्यक है, इसमें राष्ट्रपति से सहमति की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें राष्ट्रपति से पहले सहमति की आवश्यकता नहीं। उसमें आपने देखा मनी बिल जैसे ही पेश होगा उससे पहले राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। राष्ट्रपति उसकी पहले आदेश करेंगे तब मनी बिल आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाए। तो राष्ट्रपति से इस पर पहले सहमति की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें चौथा इसमें नियम क्या है, चौथा इसमें ये नियम है कि
लोकसभा में प्रस्तुत तो किया जाएगा, लेकिन राज्यसभा का पूरा पावर है इसमें। राज्यसभा का जो अधिकार है वो इसमें है। उसमें आपने देखा इसको राज्यसभा से भी उतना ही पावर है जितना पावर आपके साधारण विधेयक में होता है, एक ऑर्डिनरी बिल में होता है। ऑर्डिनरी साधारण विधेयक हो, संविधान में संशोधन करने के लिए कोई बिल लाया जाता हो, तो उसमें राज्यसभा का पावर लोकसभा के ही बराबर है। केवल मनी बिल में राज्यसभा का पावर नहीं है। यहाँ पर भी जब आप फाइनेंस बिल ले आते हैं तो फाइनेंस बिल को जैसे आपने लोकसभा से पास कराया है वैसे ही आप इस पे राज्यसभा का ही पावर उतना ही है, उतना ही पावर है। यहाँ पर राज्यसभा से भी आपका पास होना जरूरी है। उसमें क्या था, 14 दिन तक आप रखे रहिए, नहीं आप उस पर सहमत नहीं है, कोई बात नहीं है, पास हो जाए। लेकिन फाइनेंस बिल में ऐसा नहीं है। वित्त विधेयक राज्यसभा से भी इसको पास कराना आवश्यक है। पांचवा नियम क्या है? पांचवा नियम यह है कि इस पे राष्ट्रपति चाहे तो सहमति दे भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दे सकते। तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, इसमें आवश्यक है। तो यहां पर सबसे प्रमुख चीज क्या है? अब देखें, यहां पे जानना यह जरूरी है कि फाइनेंस मनी बिल में राष्ट्रपति को यहां पर आवश्यक था कि उस पर साइन करें, लेकिन फाइनेंस बिल में क्या है? फाइनेंस बिल में कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति साइन करे ही। राष्ट्रपति चाहे तो उस बिल को एक साधारण विधेयक की तरह उस पर उसको वापस कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए उसको भेज सकते हैं। जितने भी राष्ट्रपति के उस पर अपने विवेक संबंधी पावर हैं, वो सभी पावर का यूज फाइनेंस बिल पर कर सकते हैं। तो फाइनेंस बिल में एक साधारण विधेयक का नियम लागू होता है। तो इसको आप जान चुके हैं। लोकसभा में यह भी प्रस्तुत होगा। इसकी फाइनेंस बिल की जांच करना कोई आवश्यक नहीं है। तीसरा, राष्ट्रपति से इस पे पहले सहमति भी लेना आवश्यक नहीं है। चौथा नियम क्या है? इस पर राज्यसभा का अधिकार लोकसभा के ही बराबर होता है, इसको भी राज्यसभा से पास कराना आवश्यक होता है। और पांचवा नियम क्या है कि इस पर राष्ट्रपति की पूरा पावर होता है। इस बिल को चाहे तो उसको पुनर्विचार के लिए या अपनी सहमति और असहमति देने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अब दोनों चीजें आप समझ चुके हैं। अब यहां पे आपका कंफ्यूजन होगा कि बात तो पैसे की दोनों जगह पर हो रही है, दोनों जगह पर पैसे का ही लेन देन है। तो किसको हम माने कि वित्त विधेयक है और किसको माने कि यह धन विधेयक है? मनी बिल कौन है और धन विधेयक क्या है? इसको एक एग्जाम्पल से आप समझे, जिससे आप समझ सकते हैं कि मनी बिल क्या है और धन विधेयक क्या है। एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। कई सारे एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप डिफरेंस कर सकते हैं कि ये मनी बिल है और ये फाइनेंस बिल है। जैसे मान लीजिए चुनाव में, इलेक्शन में सुधार करने के लिए, चुनाव सुधार के लिए सरकार ये चाहती है कि चुनाव में सुधार के लिए ईवीएम की आवश्यकता। अभी आपने सुना भी होगा, हो सकता है कि जो स्पेशल सेशन है उस स्पेशल सेशन में ये ऐसी चर्चा चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन मीन्स देश के सभी राज्यों का जितने भी आपके स्टेट लेवल के चुनाव होते हैं वो सभी लोकसभा के साथ ही करा लिए जाए, जिससे समय और पैसे की बचत हो। अगर ऐसा करना चाहती है सरकार तो एक साथ सभी स्टेट के इलेक्शन कराना और लोकसभा के कराने के लिए क्या होगी? ईवीएम मशीनों की आवश्यकता होगी। ईवीएम मशीन चाहिए क्योंकि अलग अलग होते हैं। एक स्टेट के चुनाव होते हैं, फिर दूसरे के होते हैं, या मान लीजिए 5 स्टेट के भी एक साथ होते हैं। तो उसके लिए जो ईवीएम की आवश्यकता होती है वो ईवीएम की आवश्यकता अभी तो पर्याप्त है, लेकिन सबकी एक साथ हो तो कई गुना डिमांड बढ़ जाएगी ना।
तो इस जो सुधार के लिए ये जो सरकार, इसके लिए मान लीजिए कि अभी जो बिल आने वाला है, स्पेशल जो सेशन शुरू होने वाला है, मान लीजिए इसमें ये बिल आता है, चुनाव में सुधार करने के लिए जो बिल आता है, तो उसमें क्या होगी, बहुत सारे ईवीएम की आवश्यकता होगी। ईवीएम की जो आवश्यकता होगी उसमें क्या होगा, पैसे खर्च होंगे, पैसे तो लगेंगे ना। तो जितना नए ईवीएम खरीदने के लिए मनी की आवश्यकता होगी, धन की आवश्यकता होगी, धन तो आपका कहां पर है, भारत की संचित निधि में है। अब नई ईवीएम को खरीदने के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी, इसके लिए जो बिल लाया जाएगा, पैसे खर्च हो सकते हैं ना नई ईवीएम के लिए। सुनने में आया है कि 25,000 करोड़ लग सकते हैं, 10,000 करोड़ कोई बात कर रहा है, कि इस तरह के अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने हजार पैसे लग सकते हैं। अब इतने पैसे अब खर्च करना है सरकार को, तो इसके लिए जो बिल लाएगी वो क्या होगा, मनी बिल होगा। बात समझ गए। नई ईवीएम मशीनों को खरीदने के लिए पैसे लगेंगे, इसके पैसे को संचित निधि से निकाला जाएगा, इसके लिए जो बिल लाया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मनी बिल कहेंगे। लेकिन इलेक्शन में चुनाव सुधार के लिए जो बिल लाया गया है, इसमें भी पैसे की आवश्यकता होगी। तो चुनाव सुधार का जो बिल है वो क्या हो गया, आपका वित्त विधेयक हो गया। चुनाव सुधार आप केवल जुबान से बोल देंगे कि इलेक्शन में सुधार करना है, तो चुनाव में सुधार करने के लिए केवल भाषणबाजी से तो होगा नहीं, उसमें भी तो फाइनेंस की जरूरत होगी, ऐसे तो हो नहीं जाएगा अपने आप, उसमें भी पैसे की आवश्यकता होगी। तो चुनाव सुधार के लिए जो बिल होगा वो क्या होगा, वित्त विधेयक होगा एक। अब ये वित्त विधेयक तो हो गया, लेकिन चुनाव सुधार में हमने आपको बताया कि क्या होगा, एक साथ चुनाव करने के लिए बहुत सारी ईवीएम मशीनों की आवश्यकता होगी। बहुत सारी ईवीएम मशीनों की जो आवश्यकता होगी उसके लिए क्या होगा, पैसे की आवश्यकता होगी। अब उस पैसे को निकालने के लिए जो बिल लाया जाएगा वो क्या होगा, आपका मनी बिल होगा। इसी तरह एक और एग्जाम्पल के रूप में आप समझ लें, मान लीजिए कि सरकार ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी देश की तेज विकास के लिए, किसी भी देश के एक स्टेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी क्या होता है, उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचा। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रोड हो गया, बिजली हो गई, ठीक है, जो मूल ढांचे, जो भी मूल ढांचे हैं, इन मूल ढांचे को विकसित करने के लिए सरकार एक बिल लाती है। तो अब ये जो बिल लाएगी, जितने भी आपके छोटी हो या बड़ी जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो गांव में हो या शहरों में हो या हाईवे हो, जितने भी जगह पर है, ये सभी जगह पर जितनी भी सड़कें बनेगी, जितनी भी रोड बनेगी, इसके लिए क्या होगी, पैसे की आवश्यकता होगी। सरकार सभी जगहों पर बिजली पहुंचाना चाहती है, ज़्यादा बिजली पहुंचाना चाहती है, 24 घंटे बिजली पहुंचाना चाहती है, तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की भी आवश्यकता होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब इन दोनों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए अब सरकार ये चाहती है कि हमारे देश का बुनियादी ढांचा स्टेबल हो जाए, बुनियादी ढांचा एकदम बिल्कुल ही ये सही हो जाए, जिससे हमारे देश का विकास तेजी से हो। इसके लिए सरकार जो बिल लाती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका वित्त विधेयक। मान लीजिए सरकार, इलेक्शन आने वाले हैं, किसी भी तरह का कोई ऐसा चीज लाना चाहती है जिससे एक ग्रामीण लोगों को एक विशेष सुविधाएं मिले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिले, जिससे कि उन्हें अपने जो कृषि कार्य है या अन्य जो कार्य है या
ग्रामीण क्षेत्रों में भी उद्योग धंधे तेजी से आगे बढ़ें, इसके लिए सरकार ये चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो बिल आएगी सरकार, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वित्त विधेयक। उसको हम लोग बोलेंगे वित्त विधेयक। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जितने पैसे की आवश्यकता होगी, जितनी बिजली प्रोडक्शन के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, जितनी सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों में, हाईवेज, जितनी शहरों में, जितनी जगह पर भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्च होंगे, उसके लिए जो बिल लाया जाएगा उसको हम लोग क्या बढ़ेंगे? मनी बिल या धन विधेयक। तो ये डिफरेंस आप समझ चुके होंगे। ये अगर इसको आप बुक में पढ़ते हैं, किताब में पढ़ते हैं, तो जल्दी कहीं दिया नहीं हुआ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। इसको एक सामान्य भाषा में हमने एग्जाम्पल देके समझाया, जिससे आप समझ सकते हैं कि मनी बिल और फाइनेंस बिल में क्या अंतर है। तो इसको समझ चुके होंगे दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भेजें कि उन्हें भी पता चल सके मनी बिल और फाइनेंस बिल। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।